नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। प्यारे बच्चों, पिछले 3 दिनों से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। पिछली 3 क्लासेज में हमने इस चैप्टर को विस्तार से पढ़ा और समझा। अब आपको यह पाठ पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, हमारी जो किताब है उस किताब में पीछे अभ्यास के प्रश्न, इस चैप्टर के अंत में अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं। आज का जो हमारा क्लास होगी वो हमारे इन प्रश्नों के ऊपर ही आधारित है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो कि अभ्यास का प्रश्न पाठ्य पुस्तक में पीछे दिया हुआ है। भोला भाला। भोला भाला का अर्थ है कि जो वहाँ पे मंत्री जी का बेटा था वो बहुत ही शरीफ था, भोला भाला था। अब इसी शराफत और भोलेपन के ऊपर जो भी प्रश्न हमारी बुक में दिए हुए हैं उनको हम करेंगे। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। कि तिब्बत के जो मंत्री थे वो आपने पढ़ा था कि वो अपने बेटे के भोलेपन से बहुत ही चिंता में रहते थे, वो परेशान थे। तो इसी के ऊपर पहला प्रश्न इन्होंने बनाया हुआ है। प्रश्न 1, तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते हैं? तो बच्चों, आप सोच सकते हो कि लिख सकते हो कि वो किन किन परेशानियों से यहाँ पे सोचकर परेशान होते थे। तो इसके उत्तर की ओर चलते हैं जिससे आपको मदद मिलेगी। उत्तर आ गया, तिब्बत के मंत्री का बेटा बहुत सीधा साधा व भोला था। उसे होशियारी छूकर भी नहीं गई थी, इसलिए वह परेशान रहते थे कि मेरे बाद इसका क्या होगा। ये तो हो गया पहला प्रश्न। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आ गया बच्चों, ध्यान से देखेंगे। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? या तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करते? तो बच्चों, आप सोच सकते हो, आपके मन में भी विचार आया होगा कि अगर हम उस मंत्री की जगह होते तो अपने बेटे को सुधारने के लिए क्या करते। तो आप उन विचारों को इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। तो चलिए, आपकी मदद के लिए मैं यहाँ पे कुछ उत्तर देता हूँ, कुछ हिंट देता हूँ आपको, आप उसको भी लिख सकते हैं। उत्तर, यदि मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो बेटे को बहुत प्यार व समझदारी से समझाती और समझदारी से काम करने के लिए प्रेरित करती। तो इसका मतलब है कि अपने बेटे को समझाती कि दुनियादारी शराफत से नहीं चलती है, उसको शहर ना भेजती। आप अपनी तरफ से आपके मन में जो भी विचार है आप उनको लिख सकते हैं। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। पीछे जो 2 प्रश्न थे वो हमारे भोलेपन के ऊपर थे। अब आगे के प्रश्न आएंगे शहर की तरफ। शहर की तरफ मतलब कि शहर में जब मंत्री का बेटा गया तो उसके साथ क्या हुआ, उससे संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें है, अभी मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। अब इसके ऊपर प्रश्न आ गया, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? कि मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? आप सोच सकते हो और लिख सकते हो। आपकी मदद के लिए मैं यहाँ उत्तर बताता हूँ। मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वहाँ की समझदारी, चालाकी, काम करने का तरीका उसके बेटे को समझ में आ सके। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे प्रश्न है, उसने अपने बेटे को
भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। प्रश्न है कि शहर में ही क्यों भेजा, कहीं और जगह भी भेज सकते थे, या फिर भेड़े साथ में क्यों भेजी। तो आप सोच सकते हो और इसका उत्तर अपनी तरफ से कहानी में पढ़कर लिख सकते हो। आपकी मदद के लिए उत्तर बता देता हूँ। उत्तर आ गया जी। मंत्री ने अपने बेटे को शहर में पैसे कमाने के लिए भेजा था। उसने अपने बेटे को 100 भेड़ें दी। उसने भेड़ें देकर कहा कि इन भेड़ों को मारना या बेचना नहीं है, इन्हें वापस लाना है और साथ में जौ के 100 बोरे भी लाना। मंत्री जानता था कि यदि उसका बेटा यह कार्य करने में सफल हो गया तो उसके बेटे को शहर व दुनियादारी की समझ आ जाएगी। तो मंत्री को विश्वास था, उन्होंने एक तरकीब निकाली थी कि अगर अपने दिमाग लगाकर वह पैसे कमा कर ले आता है तो वो इस दुनिया में अपने आप को जीने लायक बना सकता है। अगला प्रश्न नंबर 3। तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश है, क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। तो बच्चों, ये आपको अपने घर में आप इस चीज़ को पूछ सकते हैं, अपने गांव में किसी से पूछ सकते हैं और इसका उत्तर लिख सकते हैं। जो भी आपको वहाँ से जवाब मिलता है उसको आप लिख सकते हैं। आपकी मदद के लिए मैं कुछ उत्तर दे देता हूँ। जैसे पहले मेरे दादाजी उत्तराखंड के गांव में रहते थे। वे वहीं के निवासी थे। काम की तलाश में उन्हें गांव से शहर आना पड़ा था। मेरे पिताजी का जन्म भी गांव में हुआ था, परंतु पिताजी की अच्छी पढ़ाई के लिए दादाजी ने उन्हें भी अपने साथ शहर ले आए। तब से लेकर अब तक वे सब शहर दिल्ली में रहते हैं। हमारे पड़ोस में एक दक्षिण भारतीय परिवार रहता है। उनका घर तमिलनाडु के एक गांव में है। उनका परिवार छोटा है। उन्हें भी नौकरी की तलाश में दिल्ली में ही आना पड़ा। मैंने उनके परिवार के सारे सदस्यों से बात की है। उनका उत्तर यहाँ पर लिख रहे हैं। पहले वे यहाँ आकर थोड़े दुखी थे क्योंकि उनके सभी सगे संबंधी वहीं रहते हैं। वे दिल्ली जैसे शहर में अकेले हैं। आरंभ में उन्हें यहाँ बहुत परेशानी हुई क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती थी, परंतु धीरे धीरे उन्होंने हिंदी सीख ली है। अब वे सब खुश हैं। यहाँ आकर उन्हें वे सब सुख सुविधाएं प्राप्त हुई है जो उनके गांव में नहीं थी। तो बच्चों, इसी तरह की आपके पास भी अगर कोई ऐसी परिवार है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। अगले प्रश्न का चलते हैं। प्रश्न 4। जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। ये आपको कॉलम दिया है, गेहूं और जौ 2 अनाज दिए हैं, बाकी आपने लिखने हैं। तो आप इसको अपने घर में भी पूछ सकते हैं, मदद ले सकते हैं। आपकी मदद के लिए कुछ मैं भी यहाँ आपको उत्तर जो इसका बताता हूँ। इसका उत्तर है गेहूं, जौ आपके पास पहले दिए थे, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का। इसी के साथ ही बच्चों हमारी जो आज की क्लास है वो समाप्त होती है। बच्चों, जो बाकी के प्रश्न बचे हैं उन प्रश्नों को हम आने वाली कल की क्लास में करेंगे।
तब तक के लिए सभी बच्चों को